Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नेतानगरी में बात होगी उस मुद्दे की, उस राज्य की, उस विषय की जिस पर सबकी निगाह है, और वो यक्ष प्रश्न जो पत्रकारों से इस मौसम में पूछा जाता है वो भी पूछा जाना शुरू हो चुका है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, कौन जीत रहा है और खास तौर पर कौन जीत रहा है बंगाल। और इस यक्ष प्रश्न का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जमीन पर पहुंच चुके हैं। नेतानगरी में भी ये सवाल लौट लौट कर आता रहेगा। नेतानगरी में आज बंगाल के विषय पर, खास तौर पर बीजेपी की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसके विषय पर, और जो हम टीवी स्क्रीन पर झलकियां देखते हैं, केंद्रीय बल भेजो, ये करो, इनको हटाओ, उन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। एक तो मेहमान नहीं है, प्रशांत मुखर्जी है, लल्लन टॉप के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं जो कोलकाता पहुंच गए हैं, और दूसरे हैं इंडिया टुडे में संपादक और दो चर्चित किताबों के राइटर दीप हल्दर। दीप हल्दर की जो पहली किताब है ब्लड आइलैंड एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द मरीचपी मैसेकर, ये शब्द का सही उच्चारण क्या है दीप? मरीचपी मैसेकर, एकदम सही बोला। और दूसरी किताब जिसको मैं आज सिफारिश में रेकमेंड भी करने वाला हूं, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी बाय दीप हल्दर। क्विक रीड, वेरी इंसाइटफुल रीड। इनफैक्ट प्रशांत, तुम किताब लिखना चाहते हो अपने चुनावी अनुभवों पर, तुम्हें ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए सफर के दौरान। जरूर सर। सो दीप की किताब इंटरेस्टिंग भी है, और इसीलिए हमने दरख्वास्त की दीप हल्दर से कि आप आइए और हमारे नेतानगरी के दर्शकों को अपने हिस्से का ज्ञान दीजिए। पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये जो बीजेपी की लिस्ट आई तो जो पहली चीज कान में पड़ी वो थी, अरे सांसद को टिकट दे दिया। हाउ कॉमन इज दिस बीजेपी के हिसाब से और बंगाल के हिसाब से? दीप, ये बहुत कॉमन तो नहीं है बीजेपी के हिसाब से भी और बंगाल के हिसाब से भी, बट मुझे लगता है सौरभ, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में भी पूरी जोर लगा देती है, और बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन रिसेंट टाइम्स। इट्स अ डू और डाई इलेक्शन बोथ फॉर बीजेपी एंड टीएमसी। तो इसमें जो चर्चा हुआ कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए एमपीज को भी असेंबली इलेक्शन में फील्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं है। I think they are fighting as if there is no, I mean this is everything. So उसमें I think they are putting all their forces on the ground. तो उसके हिसाब से मुझे लगता है इन लोगों को भी ले आया गया है। अगर कैंडिडेट्स की हम बात कर लें तो लॉकेट चैटर्जी, स्वपन दास गुप्ता, और चौथे का मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रशांत, निश्चित प्रामाणिक हाँ जी। तो इनकी अपनी भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इनको उतारा गया कि क्या मोमेंटम और बिल्ड हो जाएगा, लॉकेट मैदान में आ जाएंगे या बाबुल आ जाएंगे, किसी कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी तो कुछ फैक्टर रहा होगा। देखिए, लॉकेट एमपी है हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जी। हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ही आता है, मतलब ये याद रखिए, हुगली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है सिंगूर। वो सिंगूर जो ममता बनर्जी का राइज टू पावर, वन ऑफ द लॉन्चिंग पैड, नंदीग्राम एंड सिंगूर, तो उधर से बीजेपी जीती है और लॉकेट चैटर्जी इज द फेस ऑफ दैट। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको मिला है वो उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ही है। I think that is the man. She is a street fighter. To dislodge the TMC candidate from a constituency जहाँ पे सिंगूर आता है, I think ये तो बहुत बड़ी बात है। तो her track record must have prompted the BJP to field her. और वो जो एक पूरा नरेशन चल रहा है कि जो एक चीज कही जा रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन होगा कि हिंदू आइडेंटिटी प्रिवेल करती है या बंगाली आइडेंटिटी प्रिवेल करती है, जो बिल्कुल आखिरी में फाइनली ये एक चर्चा का विषय जरूर है।
लेकिन आई थिंक थोड़ा और नुआंस है इसमें। आइडेंटिटी तो है ही, लेकिन इसमें एक भद्रलोक वर्सेस नॉन भद्रलोक आइडेंटिटी भी है, जो कहीं ना कहीं देखिए, कैलकाटा, बंगाल इज अ वन सिटी स्टेट। आप बंगाल के बारे में जब भी दिल्ली में सुनते हैं, कहीं और सुनते हैं, आप कलकत्ता के वॉइसेस सुनते हैं, कलकत्ता के टॉकिंग हेड्स बंगाल के बारे में बात करते हैं। बट ये तो है नहीं, क्योंकि बंगाल तो बड़ा स्टेट है, नो देयर इज अ को जनरली लूज कॉन्वर्सेशन में मानववादी पार्टी बोला जाता है। बीजेपी को मानववादी, कास्टिस्ट है, कंजर्वेटिव पार्टी है। उनका जो अप्रोच है बंगाल में, इस चीज को लेकर लोग बात नहीं कर रहे। आई एम श्योर आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको ये चीज पता होगा, बुट्स ऑन द ग्राउंड बोला जाता है। उनका बंगाल का अप्रोच पूरा डिफरेंट रहा, और ये सिर्फ 2019 से नहीं, हमेशा से जो आरएसएस काम किया उधर, दे हैव एक्चुअली टर्न्ड बंगाल सोसाइटी डाउनसाइड अप। तो क्लास और कास्ट के ऊपर ये लोग काम किए। आपको पता होगा जो आरएसएस स्कूल्स होते हैं, मेरे बुक में एक जगह जिक्र है कि उधर एक टीएमसी लोकल लीडर का बेटा एक आरएसएस स्कूल में पढ़ता था, और उनको पता ही नहीं था ये आरएसएस स्कूल है। तो ये इतना काम हुआ है इनमें, एंड विदाउट इमीडिएट इलेक्टोरल गेन। दीप, आपकी बात तो हमने सुन ली। मैं चाहता हूं कि हमारे संवाददाता प्रशांत मुखर्जी, जो इस वक्त बंगाल की सड़कों पर भटक रहे हैं, वो भी बताएं कि बीजेपी की लिस्ट और उस लिस्ट में सांसदों का होना आपका इसके लिए क्या मतलब है? सौरभ, देखिए, मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगा कि पहले बीजेपी की लिस्ट से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सबसे पहले लिस्ट जारी की थी, और राज्यसभा सांसद और बहुत पुराने नेता जो कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए थे, मानस रंजन भूंइया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें सबांग की सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने का टिकट दिया टीएमसी ने। तो शुरुआत टीएमसी ने की थी, और इसको हमें एक और बड़े पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि ये विनेबिलिटी इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ये दिखाता है कि आप अपने बेस्ट बेट्स को इलेक्शन में उतार रहे हैं, आप अपने बेस्ट बेट्स को इलेक्शन में उतार रहे हैं, क्योंकि आप एक भी सीट का नुकसान नहीं झेल सकते हैं। यही दिखाता है बीजेपी का भी लिस्ट में नाम फीचर करना। अगर मैं बाकी का जिक्र किया गया, जैसे आपको जिक्र अभी दीप बता रहे थे हुगली के बारे में, जहां से लॉकेट चैटर्जी को टिकट दिया गया है, मैं बताऊंगा आपको, जैसे जिसका नाम आप भूल रहे थे, कूच बिहार से निशित प्रामाणिक की बात करेंगे। निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से आते हैं, और राजवंशी समुदाय इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। अगर नॉर्थ बंगाल की सीटों की बात करें, किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने इस इलाके में सारी की सारी लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की। तो निश्चित ही कूच बिहार से जीते थे। दीनहाटा से उनको टिकट दिया गया है, क्योंकि दीनहाटा एक बहुत सेंसिटिव सीट है इस समय में, क्योंकि वहां पर एक 3 कॉर्नर फाइट की तरफ मामला पूरा होता जा रहा है। और निश्चित को टिकट देने का मतलब ये भी है कि बीजेपी ये बता रही है कि हम अपने जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का बेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार बनाने की तरफ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं प्रशांत, ये इस दावे को मजबूती मिल जाती है कि भैया हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम अपने बेस्ट बेट्स को लगा रहे हैं। ये बताइए कि ये तो हो गई पूर्व सांसदों की बात। अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि ये अचानक से पिछले 10 साल में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, फिल्म स्टार्स, दीप आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा लेकर आना। ये मतलब ये नेहरू जी के जमाने में होता था कि बलराज साहनी और तमाम लोग प्रचार के लिए चले गए, नरगिस और ये वो लोग। फिर चुनाव लड़वाने का दौर आया प्रमुखता से राजीव गांधी के जमाने में, कभी सुनील दत्त, कभी अमिताभ बच्चन, है ना। फिर राजेश खन्ना लड़े यहाँ से चुनाव, बीजेपी भी कभी शत्रुघ्न सिन्हा, कभी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, एक वो इक्का दुक्का चलता रहा। लेकिन बंगाल में हम देखते हैं हर दूसरे दिन बीजेपी हेडक्वार्टर, टीएमसी हेडक्वार्टर, आज फलाने एक्टर इसमें शामिल हुए, ढिकानी एक्ट्रेस। ये चलन क्या है, और इस चुनाव में कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस मैदान में हैं? देखिए, टीएमसी, ये जो ट्रेंड है, ये तो टीएमसी से शुरू हुआ। ओके। रिसेंट पॉलिटिक्स में बंगाल में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, देव अधिकारी, ये सारे बंगाल के बहुत बड़े एक्टर्स हैं। और मैं आपको मिमी चक्रवर्ती के बारे में बताऊं, मैं उनसे बात भी किया किताब जब मैं लिख रहा था तब। मिमी चक्रवर्ती जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आई। जादवपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को माना जाता है पढ़े लिखे भद्रलोक, उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। तो एक तो लोगों को लगा कि इनको ये कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक है कि नहीं, वो
किसी टाइम पे ममता बनर्जी का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी था जी। तो इधर एक सीरियस पॉलिटिकल फिगर चाहिए था या somebody who's academically inclined। मिमी चक्रवर्ती जीत गई उधर से। तो बंगाल में टीएमसी जब ये शुरू किया, टीएमसी का एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब हो गया ऑफ फील्डिंग एक्टर्स एंड विनिंग दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और एक टॉलीवुड पे किसका पकड़ होगा, बीजेपी का होगा या तृणमूल का होगा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, इसका एक रेस शुरू हो गया। ओके। अब बीजेपी भी एक्ट्रेसेस को और एक्टर्स को लेके आ रहे हैं एंड अभी बीजेपी के झोले में पांडु मित्र कल ही मिला है, पांडु मित्र को सीट। और भी एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है। तो एक तो आपका देखिए इधर एक बंगाल में एक आउटसाइड कोलकाता देयर इज अ फेनोमेना कॉल्ड माचा। MACH है माचा। पॉपुलर है। माचा में क्या होता है, वो स्टेजेस मेकशिफ्ट स्टेज इरेक्ट किया जाता है और पॉपुलर कमर्शियल फिल्म एक्टर्स को लाया जाता है उधर नाच गाना होता है। और जैसे मिथुन चक्रवर्ती का वो डायलॉग उस स्टेज से बोल रहा था, वैसे पॉपुलर फिल्म डायलॉग्स बोला जाता है। कोबरा हूं, ये हूं, वो हूं, बाप रे। जी। तो माचा, बहुत सारे इनमें से ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी है जो माचा करते हैं और ये बहुत ही कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। साथ में एक टाइम पे माचा, तो इनका स्प्रेड सिर्फ ये रिमोट एरियाज ऑफ बंगाल, रिमोट विलेजेस इधर भी होता है। कि आप जब ये ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं इधर और ये कमर्शियल एक्टर्स एक्ट्रेसेस है और बहुत लोग आता है माचा देखने के लिए। अच्छा प्रशांत, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? वो कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिनको बीजेपी ने फील्ड किया है? एक तो वही है शायद शोभन चटर्जी वाली सीट जिसपे विवाद था, उसपे भी किसी एक्ट्रेस को उतारा है। जी। उससे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा, बीजेपी और तृणमूल दोनों ने फील्ड किया है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में एक अलग चीज देखने को मिली। जो वामफ्रंट 34 साल तक शासन में था, उसकी जो रैली हुई उसका हमेशा से संचालन करते थे लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन, लेकिन इस बार एक नामी गिरामी एक्टर बादशाह मोइत्रा ने की थी। उसके अलावा इस बार कैंडिडेट्स को, जो बड़े नामी गिरामी कैंडिडेट्स, उनको टफ सीट्स दी गई है। अगर मैं बात करूं तो शायनी घोष को फील्ड किया गया है आसनसोल दक्षिण से, वहीं सीपीएम ने टॉलीगंज में देवदूत घोष को फील्ड किया है, उसी सीट से बाबुल सुप्रियो को फील्ड किया गया है। तो इस बार कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। वहीं यश दासगुप्ता को चांदीतौला से बीजेपी ने फील्ड किया है मोहम्मद सलीम के खिलाफ। तो ये एक नया ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल रहा है। मोहम्मद सलीम भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, चांदीतला सीट से लड़ रहे हैं, कलकत्ता से लगा हुआ हिस्सा है। और ये बड़ी बात है कि टफ सीट्स दी जा रही हैं, तो टफ सीट्स देना कोई नॉर्मल नहीं होता था। ये एक नया ट्रेंड जो देखने को मिला है, जो 19 से 21 तक कंटिन्यू किया है। जैसे जादवपुर की अगर बात करें, अभी जिसका दीप जिक्र कर रहे थे, 2019 में वहां से सुजान चक्रवर्ती लड़े थे, जो जादवपुर सीट से एमएलए भी हैं, वो फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लोकसभा का लड़े थे। तो ये जो ट्रेंड है कि टफ सीट्स दिया जाए, ये एक नया ट्रेंड है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स। स्वपन दास गुप्ता को कैसी सीट दी गई है? उनको बहुत सेफ सीट दी गई है। इट्स अ वेरी सेफ सीट तारकेश्वर, और वहां पर एक बड़ा मोमेंटम है बीजेपी के फेवर में। वो कास्ट ड्रिवन मोमेंटम भी है। ओके, ठीक है। तो ये तो एक्ट्रेसेस इन सब की बात हो गई। तीसरा पॉइंट जिसपे मैं आप दोनों से फीडबैक चाहता हूं, वो है बीजेपी और टीएमसी का मैनिफेस्टो। टीएमसी का मैनिफेस्टो इंटरेस्टिंग है सौरभ। ये दिस इज इट्स ऑलमोस्ट लाइक साउथ इंडिया पॉलिटिक्स। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा सॉप्स दिया जाता है इलेक्शन से पहले। yes. तो ये ले लो, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना अनरियलिस्टिक है, इतना पैसा आएगा कहां से। बट इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो है जहां पे प्राइम मिनिस्टर और इवन बीजेपी के लोग आयुष्मान भारत और लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे हैं बार बार अपने स्पीचेस में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स एकदम इज रीचिंग योर डोर स्टेप लिटरली। उधर ममता भी उनको काउंटर करने के लिए आई थिंक शी हैज ब्रॉट अबाउट अ इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो। लेकिन इसमें एक चीज आ रहा है, ये मुझे भी लगा जब मैं किताब लिख रहा था, अम्फान रिलीफ को लेके सौरभ बहुत घोटाला हुआ था, नाराजगी है, परसेप्शन है कि देखिए रिलीफ तो तब भी मिला था, लेकिन रिलीफ के पैसे जो है उसमें बहुत लूट हुआ था। और आई थिंक दैट वाज आल्सो एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर ममता बनर्जी एंड टीएमसी गवर्नमेंट स्लाइड डाउनवर्ड्स। दैट वाज द लास्ट स्टेप कि आप इसका पैसा कैसे आप रख लिए। सो आई थिंक उसको उसके नजरिए से भी लोग देख रहे हैं कि ये सब तो अनाउंसमेंट दे आर ग्रेट, बट डिलीवरी होगा कि नहीं। प्रशांत,
मैं इसमें एक शिफ्ट बताना चाहूंगा। पहली बार पश्चिम बंगाल में जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कंटेंट कर रही हैं सरकार बनाने के लिए, एक जो इनकम्बेंट टीएमसी और बीजेपी, दोनों के मैनिफेस्टो कास्ट ड्रिवन है। टीएमसी का मैनिफेस्टो अगर आप गौर से देखें तो हर जाति को जो उनसे 2019 में बिफर गए थे उनको मतलब प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। उन्होंने एजुकेशन के लिए 24,000 करोड़ देने की बात की, साथ ही ये बोला कि माइनॉरिटी भाषाएं जैसे नेपाली, राजवंशी, इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए जाएंगे। इसके अलावा जो महिष्याज हैं उनको स्पेशल दर्जा दिया जाएगा, साहस को ओबीसी के अंडर लाया जाएगा, तितली से कास्ट आती है उनको दिया जाएगा। सिमिलर ट्रेंड आपको बीजेपी के वोट मतलब मैनिफेस्टो में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा महातोस को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उनको एसटी का दर्जा देने की जो बात चल रही थी, उसको लेकर भी बातचीत मतलब ममता बनर्जी के अनाउंसमेंट में देखने को मिलती है। तो जो क्लेम किया करते थे लोग हमेशा कि बंगाल पॉलिटिक्स इज नॉट ड्रिवन ऑन कास्ट, दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी। ये सबके लिए समझने की जरूरत है कि ये कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में बंगाल भी उसका हिस्सा है। और आज वो सारी आइडेंटिटीज जिसका शुरू में दीप जिक्र कर रहे थे कि बंगाली आइडेंटिटी की सुप्रीमेसी से ज्यादा ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं वो फोर पे आ चुकी हैं। आज संथाली आइडेंटिटी या ट्राइबल आइडेंटिटी या राजवंशी या मोतुआ आइडेंटिटी ये बड़ी आइडेंटिटी बनते जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। बट देयर इज वन फाइन लाइन यूनाइटिंग ऑल दीज दैट आप देख सकते हैं कि एक हिंदुत्व कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है और ड्राइंग ऑन लाइंस ऑफ कम्युनल एक डिवाइड पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को एविडेंट होता चला जा रहा है। बट दीज आइडेंटिटीज हैव कम टू द फोर, ये एकदम सामने आपको देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है सौरभ, सितंबर में दलित साहित्य एकेडमी बनाया जाता है। ममता बनर्जी फॉर्म समथिंग कॉल्ड दलित साहित्य एकेडमी और इनका चेयरपर्सन बनाया जाता है मनोरंजन व्यापारी को। मनोरंजन व्यापारी को अभी टिकट भी मिला है टीएमसी से। एंड ही एक्सट्रीमली आप जानते होंगे उसको, रिक्शा बुलट, देन नॉवलेट, रिक्शा बुलट, या नक्सल्ट, गन पाउडर इन द एयर और वो सब चीजें। हाँ, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंडाल काफी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी वो आते थे। सो ही इज नाउ अ टीएमसी कैंडिडेट और उनसे मैं बात किया था एंड ही इज सेइंग, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ये दलित वोट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीजेपी एंड ही सेड ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मानववादी पार्टी को आप वोट दे रहे, they are just drawing you because they need your vote. So he has taken it upon that Manuwadi thing is not working in Bengal. In fact, I was talking to a couple of TMC people and they were surprised and shocked कि हमारे लिए सबसे मुश्किल तो यही है कि जो दलित परंपरागत रूप से पूरे देश में बीजेपी के वोटर नहीं माने जाते हैं और बंगाल में एक मुश्त बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो what went wrong for opposition parties and what went in favor of BJP? ये जो मैं आपको बोल रहा था सौरभ, बहुत पहले से, ये 19-21 इससे बहुत पहले से आरएसएस काम कर रहा है। मतुआस को लेके इतना बात हो रहा है। मैं आपको बताऊं, तपन देयर इज यूज्ड टू बी अ पर्सन कॉल्ड तपन घोष, हिंदू समिति का वो प्रेसिडेंट थे तपन घोष। वो आरएसएस से निकल के चले गए, आरएसएस के साथ उसका झमेला हुआ। एज अर्ली एज 1980s उन्होंने यही ठाकुर नगर, जहां पे अभी सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं, यही ठाकुर नगर एरिया में उन्होंने जाके एक ऑल इंडिया मतुआ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए 1980s में, यूनाइटिंग मतुआस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश। देयर वाज दिस ह्यूज फेस्टिवल फॉर मतुआस इन 1983-84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत सालों से काम हो रहा है। आप बीजेपी को उसका फल मिल रहा है। ये जो नमो शूद्रास हैं, ये कंसोलिडेशन इन देयर फेवर, बट इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो ये जो सीपीएम और आई थिंक इवन तृणमूल समझ नहीं पाए दैट द ग्राउंड वाज बीइंग वर्कड ऑन बाय आरएसएस। एक चीज बताइए, आपकी किताब में भी जिक्र है, प्रशांत की रफ्तों में भी जिक्र आता है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर ममता बनर्जी बहुत कमजोर मानी जाती हैं जी, ऐसा क्यों है? और उसी से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब ये प्रो हिंदू, एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बार बार उदाहरण आपने किताब में उदाहरण दिया, कौन कहां से चढ़ रहा है, किसने लॉकडाउन का कितना पालन किया, किस पर पुलिस की कितनी सख्ती है। दीप एंड प्रशांत, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस तो बंगाल में ट्रेडिशनली खराब रहा है। आई थिंक लेफ्ट का तो मेरा पहला किताब सौरभ मैसेकर जो हुआ था, उससे पहले शाहीबारी हुआ था, ये जो साधुस को जलाया गया था, आनंद मार्गीज को, तो लॉ एंड फिर नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 लोग मर गए। सब जगह पे आई थिंक लेफ्ट हैज हैड अ ब्लडी हिस्ट्री ऑफ 34 years।
पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल के पॉलिटिक्स में है. इट्स अ ट्रेडिशन ममता बनर्जी हैज आल्सो इनहेरिटेड. इनको इसको अभी आई थिंक आउटसाइड कोलकाता का जो सेक्युलर इमेज है आउटसाइड कोलकाता, इट इज समवॉट इजी एंड बीजेपी टू सम एक्सटेंट हैज बीन एबल टू डू इट आल्सो. इसको एक रिलीजियस कलर they have been able to put to it, क्योंकि there are instances, there are riots and it's true जहां पे इवन मेन स्ट्रीम कोलकाता मीडिया उनके बारे में नहीं लिखा या पुलिस ने एक्शन लिया, ऐसे हुआ है. मैं आपको बताऊं, मैं जब किताब लिख रहा था तो बीजेपी लीडर्स दे हैव मेंशन्ड अ फ्यू राइट्स दैट टुक प्लेस. ठीक है, और मैं भी जानता हूं उन राइट्स के बारे में. आज के माहौल में आपको पता है किताब लिखना कितना टफ है, क्योंकि पब्लिशर्स चाहते हैं हर चीज फैक्ट चेक हो. तो मेरे को बोला गया कि आप एक काम करिए, ये जो राइट्स के बारे में बीजेपी लीडर्स आपको बोले हैं, तो इन राइट्स का जिक्र कहाँ पे आया है, आप उनका लिंक दीजिए, उनसे कोट करिए. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि बहुत जगह पे तो उनका कोई रेफरेंस ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं हुए थे वो राइट्स, रिपोर्ट ही नहीं हुए. लेकिन मैं जब वो सब जगह पे जाके लोगों से पूछा, दे रिमेंबर इट. सो इट्स रिमेंबर्ड हिस्ट्री एंड इट्स रिसेंट हिस्ट्री. ये सब चीजें हुआ है. लेकिन बंगाल के प्रेस, नेशनल प्रेस, तो बंगाल के प्रेस ही अगर नहीं उठाएगा वो चीज, तो शायद नेशनल प्रेस कैसे ही उठाएगा. तो देयर आर इंस्टेंसेस या कहीं पे थोड़ा सा आया है, तो ये तो हुआ है. तो इसको, और अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस पर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो और इजी हो जाता है टू बिल्ड अ नैरेटिव के देखिए आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है. यस, वन लास्ट क्वेश्चन, समय की कमी है. कहा गया कि जो लेफ्ट का काडर था वो राइट का काडर हो गया. कहा गया कि लेफ्ट को जब लगा कि हम नहीं जीत रहे हैं तो ममता को हराने के लिए कमल छाप पर बटन दबने लगा. इस तरह की कुछ बातें क्या 2021 में भी कही जाएंगी कि जहां जहां लेफ्ट कमजोर है, एंड नॉट काडर, लेट मी रिफ्रेज, जो लेफ्ट का वोटर है परंपरागत, वो वोटर टीएमसी की तरफ जाएगा, सो कॉल्ड बंगाली प्राइड का जो टीएमसी जार्गन है उसको देखते हुए, या बीजेपी की तरफ जाएगा, द नेशनलिस्ट हिंदू जार्गन, किस तरफ जाएगा वो? अरे आप लोग कोलकाता में हैं भाई, लखनऊ में नहीं हैं, बोलिए. नहीं, मैं, मेरे कहने का मतलब इतना था कि आपने जो पिछला सवाल किया था उसमें बस एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो शुरुआती का दौर देखे, जब बंगाल प्रदेश बनना था, उस समय से जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाइयां की गई थी वो सारी वायलेंट लड़ाइयां थी. उन लड़ाइयों से एक कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में उस समय से 1905 से देखा जा सकता है. सिद्धार्थ शंकर रे की रेजिम में भी एक कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस था, जिसका मुकाबला लेफ्ट ने क्या किया, अपना पार्टी सोसाइटी डेवलप करके किया. उस पार्टी सोसाइटी के अंदर तृणमूल ने उस गुन्स पहले से थे, उन गुन्स को मनी और क्लब्स में पैसा इन्फ्यूज कर दिया. तो पूरी कंप्लीट अथॉरिटी जो गवर्नेंस की होती है वो क्लब्स के हाथों में आ गई. इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पश्चिम बंगाल में उठता रहता है इस समाज में. ये इसका फंडामेंटल रीजन है, मुझे लगता है. बस मुझे ये ऐड करना था. और दूसरा, पश्चिम बंगाल में एक हेट्रेड है ममता बनर्जी के खिलाफ, और वो हेट्रेड स्टेम करता है पुराने लेफ्ट वोटर्स, जो पुराने लेफ्ट वोटर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे स्कीम से वंचित रहे हैं. और ये जब रिएक्शन के तौर पर बीजेपी में जाके शामिल हुए हैं, देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे उत्तर बंगाल का उदाहरण दूंगा. मनोज ओरांव हैं, कुमारग्राम से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो आरएसपी के टिकट पर 2016 में चुनाव लड़े थे. फिर मैंने आपको बताया दूसरी भी बात, जो आजकल सांसद बन चुके हैं मालदा से, खगेन मुर्मू, वो सीपीएम के आदिवासी नेता हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे. तो एक लोअर कास्ट के अंदर जो ट्रेडिशनल सीपीएम का बेस था, उसमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिला है. और वो शिफ्ट जो हुआ है वो बाकी एरियाज में भी जहां जहां हुआ है, जहां जहां दूसरे पार्टी के नेता गए, वो इस वजह से गए क्योंकि नीचे से शिफ्ट हो चुका है. ये शिफ्ट बिल्कुल बना रहेगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है. ओके, दीप, यू वांट टू क्विकली ऐड समथिंग? आई एग्री. इनफैक्ट आप बादशाह मोइत्रो का बात जिक्र किया अभी. बादशाह मोइत्रो एक किताब, मेरा एक चैप्टर है टॉलीवुड ट्राइफरकेटेड. वो लेफ्ट, वो एक्टर है, वो लेफ्ट के वॉइस है. वो भी मुझे बोले कि देखिए एक ये तो, आई हैव टू गो टू दैट कैफे वेयर यू वेंट एंड इंटरव्यूड ऑल दिस. कैफे वेयर आई वेंट टू, आप जरूर जाइएगा जब आप कलकत्ता जाएंगे. बादशाह भी बोला कहीं ना कहीं लेफ्ट के लीडर्स भी चाहते हैं कि देखिए इस इलेक्शन में हम पावर में तो आ नहीं रहे, तो ममता बनर्जी और ममता जाए, बीजेपी आए, तो हमें बीजेपी को हटाने में आसानी होगी, क्योंकि बीजेपी ऐसे बहुत कुछ करेगा जो बंगाल के लोग पसंद नहीं करेगा. इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर. पर लेफ्ट वाले ये जोड़ना भूल जाते हैं क्या कि उनको भी अपने ओल्ड गार्ड से फुर्सत पानी होगी. हाँ, ये बट देयर आर सेनापतियों के कंधे पे नए सिरे से
पतवार नहीं लगाई जा सकती। जी जी। बट सौरभ, इसी में बस एक बात छोटी सी ऐड करूंगा, इस बार लेफ्ट के लिस्ट में बहुत सारे यंग फेसेस को उम्मीदवारी दी गई है और पुराने लोगों को बैठाया गया है। तो एटलीस्ट लेफ्ट जानता है कि वो चुनाव नहीं जीत रहा, इस वजह से सेकंड लाइन लीडरशिप बनाने के लिए कुछ कोशिश की है, इतना मुझे लगता है उनके लिए कहा जाना चाहिए। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी को भी पता है कि टीएमसी से आज नहीं तो कल निपट ही लेंगे, पर असली भिड़ंत उनकी लेफ्ट से ही होगी आगे चल के बंगाल में। बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो फाइटर्स हैं या जिनके साथ लड़ाई है वो इन्हीं लोगों के साथ होने वाली है। और बड़ा कॉमिक नहीं होता होगा यार, ये लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में एक दूसरे को है ऐसी तैसी फेर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए प्रशांत, आप अपने सेहत का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। आप रिपोर्टिंग के लिए आई विल ज्वाइन यू सून ऑन द ग्राउंड। दीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन नेता नगरी। थैंक यू सौरभ। और भविष्य में भी आपके पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस का हम लोग लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।